नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 55 है, जो कि बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एग्जाम में अराउंड 30 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करने के लिए आपको ये सीरीज देखनी ही होगी। इस सीरीज में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और इसको रिपीटेड आप जरूर देखिए। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in which of the following cases Supreme Court held that fundamental rights enable a man to chalk out his life in the manner he likes best? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा माना कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को अपने जीवन को उस तरीके से बनाने में सक्षम बनाते हैं जो उसे सबसे अच्छा लगता है? आपके ऑप्शन हैं ए इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, बी गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, सी बैंक नेशनलाइजेशन केस, डी अजहर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अबव कंसेप्ट इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें क्या कहा गया था कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को अपने जीवन को उस तरीके से बनाने में सक्षम है जो उसे सबसे अच्छा लगता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ केस एंड रूलिंग इन दैट केस बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस मामले में केस और रूलिंग की गलत जोड़ी की पहचान करें। आपको केस दिया गया है और उससे रिलेटेड कौन सा केस था ये आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन क्या है? इंदिरा साहनी केस, क्रीमी लेयर फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेकंड क्या है? बी विशाखा केस, प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क। सी मेनका गांधी केस, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डी बेला बनर्जी केस, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट पेयर या केस और रूलिंग कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो बेला बनर्जी केस था वो किससे रिलेटेड था? वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट केस से रिलेटेड था। ठीक है, और ये 1948 में किया गया था। इसमें क्या है? बेला बनर्जी केस को किसे दिखाएगा? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये गलत है क्योंकि ये लैंड डेवलपमेंट केस से रिलेटेड था। बाकी जो पहला क्वेश्चन ए ऑप्शन है इंदिरा साहनी केस, ये क्रीमी लेयर के बारे में बताया गया था इस केस में। बी ऑप्शन क्या है? विशाखा केस, तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेस। ये भी बिल्कुल सही है। और सी क्या है? मेनका गांधी केस, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी बिल्कुल सही है। और आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपिलिएट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 131, बी आर्टिकल 132, सी आर्टिकल 132 रीड विद आर्टिकल 134 ए, डी आर्टिकल 133 रीड विद आर्टिकल 134 ए। आपको बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 132 रीड विद आर्टिकल 134 ए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, all the cases regarding interpretation of the constitution can be brought to the supreme court under its। संविधान की व्याख्या से संबंधित
सभी मामले किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ओरिजिनल जुरिडिक्शन, बी एपिलिएट जुरिडिक्शन, सी एडवाइजरी जुरिडिक्शन, डी नन ऑफ द एबव। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एपिलिएट जुरिडिक्शन। जो भी संविधान की व्याख्या से संबंधित जो मामले होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में एपिलिएट जुरिडिक्शन के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा सही है। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओनली ओरिजिनल जुडिक्शन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास केवल मूल क्षेत्राधिकार है। बी इट हैज ओनली ओरिजिनल एंड अपीलिएट जुडिक्शन। इसके पास केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सी इट हैज ओनली एडवाइजरी एंड अपीलिएट जुडिक्शन। इसमें केवल सलाहकारी और अपीलीय क्षेत्राधिकार है। या डी इट हैज ओरिजिनल अपीलिएट एज वेल एज एडवाइजरी जुडिक्शन। इसमें मूल अपीलीय और साथ ही साथ सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या करेक्ट है वो आपको बताना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इट हैज ओरिजिनल अपीलिएट एज वेल एज एडवाइजरी जुरिडिक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। भारत में क्यूरेटिव पिटीशन किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है? आपके ऑप्शन से ए 138, बी 140, सी 142, डी 146। तो आपको बताना है क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल से दायर की जा सकती है। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 142। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 137, बी आर्टिकल 130, सी आर्टिकल 139, डी आर्टिकल 138। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 137। इसमें क्या होता है कि संविधान इस आर्टिकल अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट with regard to the power to review any judgment pronounced or order made by the Supreme Court of India। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन हैं ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ रिव्यू सच जजमेंट और ऑर्डर, बी द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर, C. The cabinet has the power to review such judgment or order with the permission of the President of India. D. The Supreme Court does not have the power to review its judgment or order। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसे निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। बी सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। सी कैबिनेट के पास भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसे निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। या डी सुप्रीम कोर्ट के पास अपने फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज। भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है। आपके ऑप्शन हैं ए द पावर ऑफ द जुडिशरी,
to pronounce upon the constitutionality of law and executive orders, कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति। बी, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति। सी, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति। डी, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस, समान या अलग अलग मामलों में पहले दिए गए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति। तो आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यूज इम्प्लाइज भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है। 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति को ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। तो आपको बताना है कि किसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए, हैज फाइनल अथॉरिटी ओवर ऑल इश्यूज, सभी मुद्दों पर अंतिम अधिकार रखता है। बी, कैन चार्ज एलिगेशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगा सकता है। सी, कैन रिव्यू द इश्यूज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए गए मुद्दों की समीक्षा कर सकता है। डी, कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू के द्वारा। तो 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज द राइट ऑफ द कोर्ट टू, न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य न्यायालय के अधिकार से है। आपके ऑप्शन हैं ए, डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इनवैलिड इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे अमान्य घोषित कर दें। बी, रिव्यू द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट्स, निचली अदालत के आदेश की समीक्षा करें। सी, हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स, निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील सुनाना। डी, रिव्यू द लॉज टू सी दैट दे हैव बीन पास्ड एज पर द प्रोसीजर ले डाउन, यह देखने के लिए कानूनों की समीक्षा करें कि उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित किया गया है। तो 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डिक्लेयर्स एनी लॉ और ऑर्डर इनवैलिड इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यूज किस में कहा जाएगा? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे अमान्य घोषित कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। तो 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, consider the following statement. First, the Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. दूसरा, the Constitution of India provide for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. Which of the statement given is are correct? क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी बुनियादी संरचना को परिभाषित करता है। दूसरा, भारत का संविधान नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है जिन पर संविधान आधारित है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the constitution is based, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू ओनली। और ऑप्शन बी देखिए उसमें है टू ओनली।
तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवेलेंट इन। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली प्रचलित है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया ओनली, बी यूके ओनली, सी यूएसए ओनली, डी बोथ इन इंडिया एंड यूएसए। तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ इंडिया एंड यूएसए, दोनों के दोनों जगहों पर जुडिशियल रिव्यू प्रिविलेंट है। तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, under which article of the constitution the courts have been prohibited from inquiry the proceeding of the parliament। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 127, बी आर्टिकल 122, सी आर्टिकल 126 या डी आर्टिकल 139। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 122। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ इट इज। एक संविधान संशोधन अधिनियम को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैधसंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि यह। आपके ऑप्शन हैं ए एस्टैब्लिशेस 3-tier फेडरल सेटअप इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग 2-tier टायर सेटअप, मौजूदा 2 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर तीसरी संघीय व्यवस्था स्थापित करता है, बी रिमूव्स राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम पार्ट 3rd एंड प्लेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 3 से कानून के समक्ष समानता का अधिकार हटा देता है और इसे संविधान में कहीं और रखता है, सी रिप्लेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव विद द प्रेसिडेंशियल वन, कार्यपालिका की संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली से प्रतिस्थापित करता है, डी एस्टैब्लिश अ फेडरल कोर्ट ऑफ अपील टू लाइटन द बर्डन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बोझ को हल्का करने के लिए एक संघीय अपीलीय न्यायालय की स्थापना की गई हो। तो आपको बताना है कि कब उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बी स्टेटमेंट है, रिमूव्स राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम पार्ट 3rd एंड प्लेसेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। भाग 3 से कानून के समक्ष समानता का अधिकार हटाकर इसे संविधान में कहीं और रख दिया जाता है, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाएगा। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और limitations or provisions contained in ordinary law cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power under Article 142. It could mean which one of the following? भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिबंध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए दैट इज डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया while discharging its duty cannot be challenged in any court of law। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लिए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में बाध्य नहीं है। सी in the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from the cabinet। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति कैबिनेट के परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। डी स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकते। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बी स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्टेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में बाध्य नहीं है।
ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आनंद किसके द्वारा लिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए द सुप्रीम कोर्ट अलोन, बी द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, सी ऑल द कोर्ट्स, डी नन ऑफ द अबव। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ये दोनों के दोनों ही जुडिशियल रिव्यू की पावर रखते हैं। 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सी रूल ऑफ लॉ, डी प्रोसीजर एंड कन्वेंशंस, ई नन ऑफ द अबव। 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 19, हु हैज द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी सुप्रीम कोर्ट। 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक साहसिकता नहीं बनाना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए जस्टिस पी.एन. भगवती, बी जस्टिस ए.एस. आनंद, सी जस्टिस रंजन गोगोई, डी जस्टिस दीपक मिश्रा। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जस्टिस ए.एस. आनंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डी सुप्रीम कोर्ट। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए द पार्लियामेंट, बी द प्रेसिडेंट, सी द सुप्रीम कोर्ट, डी नन ऑफ द एबव। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? आपके ऑप्शन हैं ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, डी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन। भारतीय संविधान की संरक्षिता किसमें निहित है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी लोकसभा, सी सुप्रीम कोर्ट, डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 24th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर रीजन आर। Assertion A, the Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding constitutional validity of central law. Reason, the Supreme Court is the guardian of the Indian Constitution. Select the correct answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता वैधता के संबंध में विशेष क्षेत्राधिकार है। कारण, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का संरक्षक है। तो नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि असर्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है। और रीजन क्या कह रहा है? द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है।
तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखिए, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होता है। ठीक है, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है सेंट्रल लॉ के, इसलिए एक्सक्लूसिव जुडिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 25 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को। और साथ ही साथ आप अपने फीडबैक और सुझाव भी हमें ज़रूर ही दीजिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।